एनडीए क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि आप बेवजह की बात करेंगे जिसका देश से, राष्ट्र से कुछ लेना देना ना हो। जब देश हित की बात, जैसे सदन क्यों हो चलता है, सदन में सांसद इसलिए बैठता है कि कुछ अच्छे चीज़ों को लेकर के, जिससे कि देश का भला हो, जनता का भला हो, गरीबों का भला हो, मजदूरों का भला हो, किसानों का भला हो, उसके लिए सदन की कार्रवाई होती है। उसको कानून में अगर कहीं कोई कमी बेसी है तो उसको सही करने के लिए जो है उसको किया जाता है। जैसे अब अगर बात उठती है अंबेडकर जी की, अभी जैसे आप अब विपक्ष जो है इसी पे हंगामा खड़ा कर रहा है, केवल अंबेडकर जी को लेके, संविधान की किताब लेकर के। अच्छा आप बताइए, संविधान जिस समय बना आज अगर उसमें कोई त्रुटि हो रही हो, उसका कहीं दुरुपयोग हो रहा हो, तो उसमें संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर काहे का बवाल? इन लोगों के पास, मैं बताया ना, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, केवल विरोध करने की सिवा। तो विरोध करने वालों की बात क्यों सुनी जानी चाहिए? जी जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव तिवारी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम काशी संवाद। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस बार का जो सेगमेंट है हमारा वो है पॉलिटिक्स है, और हमारे साथ सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं नित्यानंद पांडे जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो वर्तमान में जो अभी संसद सत्र चला या संबल को लेते हुए बात करेंगे, और इनके द्वारा जो इनके नेता या हम कहें कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया है संबल हिंसा को, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम इनसे ये आग्रह करेंगे कि अपना परिचय हमारे चैनल पे स्वयं दे, जो कि हमारे ये पुराने मेहमान हैं, लेकिन इस बार की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ इतनी तेज़ है तो इनके पास हमको पहुँचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर सबसे पहले अपना परिचय हमारे चैनल। मैं नित्यानंद पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। पांडे सर, एक देख लें सर, अगर देखा जाए तो संसद सत्र जो चला इसमें संसद कांग्रेस के जो भी एनडीए की कहे तो एनडीए जो है वो विधेयक पेश करने के लिए तैयार बैठा था और सारे सवालों का जवाब लेने के लिए बैठा हुआ था, देने के लिए भी। लेकिन इंडी गठबंधन वो न तो सत्र चलने दी, न ही कायदे से विधेयक पेश होने दी, न किसी पर बहस होने दी, क्योंकि जनता उनको भी तो कहीं ना कहीं से चुन के ही भेजी है, जितने भी उनके सांसद लोग हैं। तो इसका कारण क्या था कि अगर विशेष तौर से हम कांग्रेस को ले लें तो कांग्रेस उसको चलने नहीं दी। देखिए, विपक्ष का काम ही है, इन लोगों के पास और कुछ तो बचा नहीं है, क्योंकि सत्ता में जा नहीं सकते, तो अभी लगातार केवल यही हंगामा करना, बवाल करना, यही इन लोगों का काम बचा है। इन लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए नेताजी, तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ा ही हम लोग को परेशान करती है कि अगर जैसे पिछली बार भी देखा जाए, पिछला सत्र भी संसद का देखा जाए, तो इन लोगों ने चलने नहीं दिया। वहाँ पे जहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए कन्फ्यूज़न में हूँ पर डे का खर्चा होता है, और वहाँ पे ये केवल दंगा के रूप में काम करते हैं। और कोई भी जब राष्ट्र हित की बातें करेंगे आप, तब तो जनता ही करेगी। लेकिन अगर एक चीज़ दूसरी तरफ एनडीए को देखा जाए तो एनडीए भी कहीं ना कहीं इतना मतलब सख्त रुख अख्तियार की हुई है कि ये अब किसी भी उनके ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहती, जैसे कि अडानी पे वो सवाल करना चाहते थे, तो उसके बारे में कोई तो बोल सकता था, लेकिन ऐसा कोई, एनडीए भी आपका गठबंधन है एनडीए के। देखिए, एक बात है कि एनडीए क्यों नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप बेवजह की बात करेंगे जिसका देश से, राष्ट्र से कुछ लेना देना ना हो। जब देश हित की बात, जैसे सदन क्यों हो चलता है, सदन में सांसद इसलिए बैठता है कि कुछ अच्छे चीज़ों को लेकर के, जिससे कि देश का भला हो, जनता का भला हो, गरीबों का भला हो, मजदूरों का भला हो, किसानों का भला हो, उसके लिए सदन की कार्रवाई होती है। उसको कानून में अगर कहीं कोई कमी बेसी है तो उसको सही करने के लिए जो है उसको किया जाता है। जैसे अब अगर बात उठती है अंबेडकर जी की, अभी जैसे आप अब विपक्ष जो है इसी पे हंगामा खड़ा कर रहा है, केवल अंबेडकर जी को लेके, संविधान की किताब लेकर के। अच्छा आप बताइए, संविधान जिस समय बना आज अगर उसमें कोई त्रुटि हो रही हो, उसका कहीं दुरुपयोग हो रहा हो, तो उसमें संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
फिर काहे का बवाल। इन लोगों के पास, मैं बताया ना कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, केवल विरोध करने की। तो विरोध करने वालों की बात क्यों सुनी जानी चाहिए? जी इसको मैं थोड़ा सा और भी एक अच्छे तरीके से सवाल ये करना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी के, अमित शाह ने ऐसा बोला कि अंबेडकर 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 रटते, इससे बढ़िया अगर भगवान भगवान अगर रटते, परमात्मा परमात्मा, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसमें मैं जो है उपाध्यक्ष जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में अंबेडकर जी का अपमान हुआ या एक कहने का लय था, कहते हुए वो निकल गए? देखिए, उसमें अंबेडकर जी के अपमान की बातें नहीं। अंबेडकर जी भगवान को नहीं मानते थे। अंबेडकर जी खुद भी तो भगवान को मानते थे। भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध को माना उन्होंने, हाँ, बौद्ध धर्म जो है स्वीकार किया। अगर वो भगवान को नहीं मानते तब ना उनका अपमान होता। भगवान बुद्ध भी मानव थे, थोड़ा हम लोगों से ऊपर सोच थी, समाज के लिए कुछ अलग करके गए, इसलिए उनको महामानव के रूप में देखा जाने लगा। तो अब उसको कि उनका अपमान हुआ, भाई खुद जो बुद्ध को मानने वाले रहे हैं अंबेडकर जी, तो बुद्ध जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। तो अगर ये बात है तो ये तो केवल विपक्ष का जो है, हाँ, सदन को न चलने देने की केवल एक गलत तरीका और गलत सिस्टम। लेकिन इसको थोड़ा सा और पहना और आग लगा रही हैं बहन मायावती जी। बहन मायावती जी भी बोली हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जो कि उन लोगों ने ठेका ले रखा है कि दलित अगर है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से। दलित तो जो है वो तो सारी पार्टियां उनको मानती हैं, आप लोग भी मानते हैं। अच्छा, एक बात, अंबेडकर जी को कौन नहीं मानता? सभी पूरा राष्ट्र। भाजपा नहीं मानती, कांग्रेस नहीं मानती, सपा नहीं मानती, हम लोग नहीं मानते, बहन मायावती जी नहीं मानती। अगर ये कोई कहे कि अंबेडकर सिर्फ उसके हैं, अंबेडकर तो पूरे देश के लिए काम करके गए। अंबेडकर जी का जो रोल रहा है वो गरीब, मजलूम, किसान, सबके लिए। जो अगर ये कहा जाता है कि नहीं जो है संविधान के रचयिता हैं, तो संविधान में जो चीज़ वो लाए वो सबको देख के लाए। वो अब उस जाति विशेष से उठ गए थे, अब उनको इस लेवल पे केवल लिया जाए कि वो केवल हरिजन थे, तो ये गलत होगा। वो महामानव के रूप में माने जाते हैं, उनका सब सम्मान करता है। तो गृह मंत्री जी कहीं भी उनका ऐसा नहीं था, न उनका ये सोच थी कि वो कोई अपमान करना। उसको केवल विपक्ष केवल उस पर हंगामा खड़ा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं बचा है। वो जान रहे हैं कि अगले 10 साल तक भी अभी वो लोग सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो केवल हंगामे करना उनके पास बचा है। काम कुछ है नहीं, काम तो हमेशा सत्ता पक्ष करता है, तो उसको लेके चिंतित या उसको लेकर के परेशान सत्ता पक्ष रहेगा। विपक्ष को तो केवल हंगामे करना है ना, उसको काम तो कुछ नहीं करना है। हम देश की बात किए, अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में नेताजी। तो अभी जो कुछ दिन से, क्या अभी हमको लगता है कि 20-25 दिन से जो है संभल इस समय एकदम हॉट लाइन पे है, हॉट प्लेस एकदम बना हुआ है, एकदम गरम गरम। अभी तक वहाँ का गर्माहट ख़त्म नहीं हुआ। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है नेताजी आपसे, पहली बार ये मैं आपसे बयान ले रहा हूँ कि संभल में जो हिंसा हुई, जो पत्थरबाजी जाए, तो क्या उसमें शासन प्रशासन की गलतियों की वजह से हुई या ये प्री प्लानिंग थी? पूरा एकदम क्लियर कट मैं आपसे ये उत्तर चाहूँगा, कोई राजनीतिक उत्तर मत दीजिएगा। कोई राजनीतिक उत्तर नहीं है। आप इतना समझिए कि जो संभल की स्थिति, आज विपक्ष उस पर हंगामा खड़ा कर रहा है। कानून को जो करना चाहिए, कानून अपना काम किया, जांच किया, जो लोग गलत हैं, जो लोग दोषी हैं, उनको सज़ा मिलेगी, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, उनको धरा पकड़ा जा रहा है। अब उसको लेके हंगामा खड़ा करना, आप ही बताइए कि जो लोग उसमें दोषी हैं उनको छोड़ दिया जाए इनके हंगामा करने से? सरकार को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़े जाएंगे, क्योंकि जो लोग उस पत्थरबाजी में, उस दंगे में जो लोग संलिप्त हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार के निर्देश पे पुलिस प्रशासन का जो काम है, शासन प्रशासन का, वो अपना काम कर रही है। ये लोगों के पास बस हंगामा करना ही बाकी है। और नेताजी अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये प्रशासन द्वारा प्री प्लान था,
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो है अध्यक्ष है वो, और वो बोल रहे हैं कि ये प्री प्लान था पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी शामिल है, शासन भी शामिल है और प्रशासन भी शामिल है। और उन्होंने एक मतलब एक तरीके से वार्निंग भी दी हुई है कि क्या हमेशा भाजपा की ही सरकार रहेगी, जब सरकार बदलेगी तो उन अधिकारियों का क्या होगा। मतलब ये क्या है, ये इस तरीके की। देखिए, वो लोग उसी टाइप के हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं अखिलेश जी की। अखिलेश जी एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दे पाएंगे? मऊ में जो दंगा हुआ था उनकी सरकार में, वो प्री प्लानिंग हुआ था? इसका मतलब वो खुद करवाए थे, उनकी सरकार ने करवाई थी? कोई सरकार, ये सामान्य सी बात है, हर आदमी समझता है कि कोई सरकार अपने कार्यकाल में दंगा नहीं चाहे, कोशिश करती है कि दंगा। ये लोग दंगाइयों को ही पाल के, जो इनके पास जिस वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, उसी दंगा के बल पे वही दूसरे को भी समझ रहे हैं। आज दंगा नहीं हो रहा, एक तो हल्का सा वहाँ पे हो गया, हल्ला मचा रहे हैं। इन लोगों के कार्यकाल में कितना दंगा हुआ। बनारस कई बार हम लोगों का बचपना रहा है, आग में झुलसा है इन लोगों के कार्यकाल में। आज ये लोग एक छोटा सा वहाँ विवाद हो गया, अब वो भी आपस में ही हुआ। वहीं केवल आपस में एक पक्ष वोट करने वाला भाजपा को, एक पक्ष सपा को, वो आपस में लड़ा, उसका मूल ये है। और ये उसको दंगा का रूप, मार हल्ला मचा रहे हैं। तो उन लोगों का नारा रहा हल्ला बोल, केवल हल्ले बोलने से ये काम चलाना चाहते हैं। तो अब ये बहुत सारे इनके समय में जो दंगा हुए हैं, आज दंगा नहीं हो रहा ना। आज एक छोटी सी घटना वहाँ घटी है, उस पर इतना हल्ला बोला। इनके पीरियड में मऊ में क्या हुआ था? कत्लेआम हुआ था। मऊ में कत्लेआम हुआ था और सबसे ज़्यादा यादवों का हुआ था। उसके बाद भी अपने वोट बैंक के चक्कर में ये मौन रहे। तो जो कृत्य खुद किए हैं वही दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, और कोई बात। अच्छा नेताजी, ये देखा जा रहा है कि जैसे कि संभल की अगर मस्जिद की बात करें, हम जामा मस्जिद की बात करें, वहाँ पे हमारे जो है कल्कि भगवान या भगवान की मंदिर है, या वहीं पर स्थापित होंगे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हर जगह मंदिर खोजा जा रहा है, हर जगह मंदिर खोजा जा रहा है। तो क्या ये आपकी नज़र में, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लें 200 साल से मस्जिद है, अब मुस्लिम आक्रांताओं के समय या मुस्लिम पीरियड में आए और मंदिर को मस्जिद में बदल दिए, तो क्या हम हर मस्जिद में खुदाई शुरू कर दें? देखिए, हर मस्जिद में खुदाई करने का मैं पक्षधर नहीं, लेकिन एक चीज़ का पक्षधर हूँ कि आक्रांताओं द्वारा जिन मेरे मंदिरों को दबा दिया गया था या अस्तित्व उनका मिटा दिया गया था, जब हम ताकत में हैं, जो ताकत में होगा वो अपनी बात करेगा। आज सरकार है और सरकार को या जनता में एक कहीं ना कहीं एक भावना पैदा हुई है कि सरकार हमारी है, और मेरे जो देवी देवता हैं, जिन मंदिरों को जो है पर्दे से ढक दिया गया है, आज उनको वो उजागर कर रहे हैं। तो कहाँ से गलत कर रहे हैं? जब मुगलिया सल्तनत यहाँ आया तो हिंदू धर्म के जितने मंदिर थे सबको तोड़ा फोड़ा, नष्ट किया है, सबको जो है पर्दे के पीछे ले जाने का काम क्यों कर रहे थे? अगर वो किए तो आज हम ताकत में आएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। कल अगर मेरे पिता को कोई मारा हो और हम ताकत में आएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे? हम तो करेंगे ना। तो वही बात है कि अगर हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की जो मंदिरें थी, विश्वनाथ जी को सारे पुराणों में मिल रहा है, उसके बाद भी, और जो हमारे यहाँ के मुस्लिम हैं वो तो शुद्ध रूप से भारतीय मुस्लिम हैं, उनको तो हम लोगों के साथ होना चाहिए। जो आक्रांता थे वो बाहर के मुसलमान थे, तो वो आए तो वो अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वो पहले हमारा जो मूल संस्कृति थी उसको नष्ट भ्रष्ट किए। आज हम ताकत में हैं तो अपने संस्कृति को जिंदा नहीं करेंगे, ये कहाँ से गलत है? लेकिन नेताजी, कहीं ना कहीं आप मोहन भागवत सर संचालक जो हैं, मोहन भागवत के बयानों का आप खंडन कर रहे हैं। मोहन भागवत ने बोला था कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर हम मथुरा, काशी और वृंदावन को ले लें हम,
तो वहाँ की जो 3 जो मस्जिदें हैं बनी हुई है, जो हमारी अगर देखेंगे तो धार्मिक आस्था है पूरे 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों का, वो ये बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि मंदिर अगर है, मस्जिद बनी, उसको हम आएंगे ताकत में तो तोड़ दे, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप सर संचालक मोहन भागवत जी का खंडन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पहले ही आपसे कहा कि मैं इसका पक्षधर नहीं कि हर मजार और मस्जिद में जो है मूर्ति खोजी जाए, लेकिन जिन मंदिरों को ध्वस्त किया गया, कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि वो जो है मंदिर पुनः स्थापित हो। चूँकि आक्रांता जो थे वो हमारे देश के नहीं थे, वो विदेशी आक्रांता थे। वो हमारी संस्कृति, मेरे धर्म को नष्ट करना चाहते थे। तो हम जब आए तो हम अपने धर्म के लिए काम तो करेंगे ना। अपने संस्कृति को जिंदा करना चाहूँगा कि नहीं चाहूँगा। नेताजी, एक चीज़ और देखा गया है कि मैं दूसरे उस पर आ रहा हूँ सेगमेंट पे, कि जो कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, झारखंड का भी चुनाव हुआ, और महाराष्ट्र में आप लोगों ने बड़ी अच्छी मतलब जीत दर्ज की। लेकिन क्या ये लगता है, हरियाणा में भी आप लोगों ने बहुत एकदम हारी हुई बाजी को आप लोगों ने पलट दिया वहाँ पे, हरियाणा में भी लेकिन क्या ये स्लोगन आपको जिताया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, ये कहाँ तक चित्रार्थ हुआ और ये कितना सही है? वो सबके लिए उसका कहना। लेकिन मुस्लिम नहीं मानता सर। मुस्लिम, देखा नेताजी, आप भले हमारे चैनल पे बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम इस चीज़ को नहीं मानता। मुस्लिम के दिमाग में सीधा, सुन लीजिए सवाल मेरी, मुस्लिम सीधा सीधा मानता है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने, महाराज जी ने ये दिया है, तो ये पूरी तरीके से हिंदुओं को एक करने की बात है। यही हो जाती है 80 और 20, 80% 20%। अच्छा, अगर योगी जी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे, यही स्लोगन दिया, अगर वो मुस्लिम को या किसी समुदाय को अगर ये लगता है कि केवल हिंदुओं के लिए बोला गया, तो उससे सीख ले कि उनको भी यूनिटी में होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उससे सीख लेनी चाहिए कि सच बात यह है कि तुलसीदास जी लिखे, कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संग में शक्ति होगी। रामचरितमानस में अंकित किया गया है इसको कि कलयुग में संग में शक्ति होगी, यूनिटी में रहोगे तबे पावर में रहोगे। तो कहाँ गलत कर दिया उन्होंने? मतलब आप मानते हैं कि ये पूरी तरीके से सही है और हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है? क्यों नहीं है? उनको भी यूनिटी में रहना चाहिए, उनको भी यूनिटी में रहना चाहिए, लेकिन सही बात के लिए। उनको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये भारत जिंदाबाद बोलना होगा, भारत में रहना होगा। तो किसी को भी भारत में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा। नहीं, राधे राधे आपका अपना धर्म है, आप राधे कहिए, आइए, आपके सोच और आपके जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप राधे को मानते हैं नहीं मानते। जो मानता है वो कहेगा, जो नहीं मानता वो नहीं कहेगा। लेकिन भारत में रहना है तो पहले वंदे मातरम और भारत कहना होगा, इसलिए कि ये मेरा देश है। और अगर उस लड़ाई को आप जिंदा, उन आक्रांताओं की लड़ाई को आप जिंदा करना चाह रहे हैं तो गलत है। वो जो यहाँ आकर के गए, जो भारत के धरती पे आए, तो वो तो यहाँ के धर्म संस्कृति सबको नष्ट भ्रष्ट करने का काम की। अगर उसके समर्थन में जा रहे हैं तो गलत है। नेताजी, लेकिन अगर देखा जाए, मैं आपकी बातों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुग़ल आक्रांता जब आए, मुस्लिम आक्रांता जब आए, चाहे सल्तनत हो चाहे मुग़ल हो, इन्होंने कन्वर्टिंग करना शुरू किया। तो नेताजी, कहीं ना कहीं इन लोग को कन्वर्ट हुए भी 300 साल हो चुके हैं। ऐसा तो कोई नहीं 25-50 साल में कोई हिंदू मुस्लिम धर्म लेगा, वो तो कभी जीवन में नहीं लेगा। इतनी ज़्यादा इन लोगों में विसंगतियाँ और इस तरीके की सिया सुन्नी वहवी ये सब मसाले चलती हैं उनके अंदर। तो नेताजी, लेकिन 300 साल हो गए, लेकिन क्या ये अपने आप को जो भारतीय नहीं मानते हैं, गैर मुल्की मज़हब, गैर मुल्की ज़ुबान पे ये लोग चलते हैं, तो इनको लेते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सभी लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग गुमराह लोग हैं जो भारत को अपना देश नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम नहीं मानते, हम लोगों से भी मुस्लिम जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी धरती पे हैं। बहुत से मुसलमानों को हम लोग भी जानते हैं जो भारत माता को अपनी माँ मानते हैं। अब बहुत से, अब उसमें कुछ गुमराह लोग हैं, कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है। तो जो गुमराह लोग हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कड़ा भी कदम उठाना पड़ेगा। नेताजी, हम लोग अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के और आपकी पार्टी बात कर लेते हैं।
संबल हिंसा हुआ, संसद में इतना विरोध हुआ, विधानसभा में विरोध हुआ, सपा ने जो है अंबेडकर को लेकर न जाने क्या क्या वहाँ पे किया, ये किया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ नेताजी, संबल हिंसा जो कि हिंसा मैं कहूँगा, और ये आतंकवादी हिंसा है, कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से जुड़े, क्योंकि बुलेट्स भी जो पाए गए हैं वो मेड इन पाकिस्तान इस तरह के पाए गए हैं। तो नेताजी, लेकिन आपके जो रहनुमा हैं ओम प्रकाश जी, संबल हिंसा पे एकदम मौन चुप्पी साधे हुए हैं, एकाक स्टेटमेंट उसके कुछ दिन बाद दिया। ऐसा क्यों आप लोग दो अर्थी चीज़ें क्यों करते हैं? इधर ओवैसी के साथ भी बैठते हैं आप लोग, पिछले चुनाव में आप लोग ओवैसी के साथ हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। हाँ, वो सुन नेताजी, सवाल तो सुन लीजिए। ओवैसी के साथ आप लोग जो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, अब पता नहीं सीटों का बंटवारा ने लेके बाबर भी एक हो गया। पहले बाबर वंशी बोलते थे, आप लोग बाबर भी एक हो गया था कुछ दिनों के लिए, फिर उसका विरोध हो गया, फिर सुहेल देव उन्हीं के खिलाफ लड़े थे, क्या क्या हुआ था। तो आप लोग ऐसी क्यों चरित्र अपनाए हुए? देखिए, वो चरित्र की बात नहीं, बात क्या है कि अभी जैसे आप बोले हैं कि संबल हिंसा पे नेताजी नहीं बोले मेरे सामने। मैं नहीं, मैं था और बोले इसी सर्किट हाउस में बोले कि उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। वो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो सरकार में जो व्यक्ति, लेकिन वहाँ पे मंदिर के विषय में नहीं बोले कि हाँ ये अगर इस तरह से, तो एएसआई जो सर्वेक्षण कर रही है उसको करना चाहिए, जो वहाँ गतिरोध है उसको वहाँ पे बंद होना चाहिए, उनको पूरी तरीके से जांच उच करना, इस पे नहीं। ये तो सभी लोग बोलेगा कि जो जांच होगी उसको। अच्छा, एएसआई की जांच कौन दिया है? कोर्ट नहीं की है। नहीं, मतलब सरकार, कोर्ट सरकार, हाँ सर, सॉरी, कोर्ट ने, हाँ कोर्ट ने दिया है ना। तो कोर्ट कहीं न कहीं उसको सही मान रही है, तब कोर्ट के नीचे तो सब है। कोर्ट के आदेश को कौन नहीं मानेगा? वो तो सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती है। तो उस जांच का निर्देश कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। या पुलिस प्रशासन अपने मन से जांच नहीं कर रही, वो जांच कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। तो उस पर कोई क्या बोलेगा, आप बताइए? कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना, कोई नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोर्ट से बड़ा नहीं ना है। तो इस नाते नेताजी बोले थे, जैसे आप संभल पे पूछे हैं, तो संभल पे उन्होंने कहा था कि वहाँ कानून का राज्य है और कानून अपना काम कर रहा है। नेताजी, लास्ट 2 सवाल कि जो अभी अनुपूरक बजट लाया गया उसमें अति पिछड़े SC ST OBC के लिए क्या क्या प्रावधान आप लोग लेके आए, और आगामी आप लोग का क्या योजना है? क्योंकि ये पार्टी ही ये दलित और पिछड़ों की है। मैं मानता हूँ कि ये पार्टी तो दलित और पिछड़ों की है, लेकिन श्रवण दलितों की, श्रवण और पिछड़े वालों की नहीं है। जो श्रवण बिरादरी में आप जो कि श्रवण बिरादरी से बिलोंग करते हैं नेताजी, लेकिन मैंने अभी तक इस पार्टी को कभी नहीं देखा कि कोई जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ श्रवण बिरादरी हो उसको आप लोगों ने प्रश्रय दिया हो या उसके कोई हेल्प किया। एकदम जमीनी सवाल है सर नेताजी। सुभाष पाठक, क्यों? हम पार्टी के नेता नहीं हैं। आप तो वही तो बोल रहे हैं ना कि आप अगले 12 साल से मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि ये मेरे एक फ़ोन पे अभी आपके सामने कई फ़ोन करूं, नेताजी मेरा फ़ोन उठाता है। मेरा हाईकमान किन्हीं परिस्थितियों में फ़ोन नहीं उठता है तो रिकॉल करते हैं। तो बताइए पांडे जी, क्या बात है? अरविंद जी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, आपके सामने कई अभी कॉल लगा रहा हूँ, न उठे तो बताइए। या किन्हीं बातों पे, जिन बिंदुओं पे बात होनी है, जैसे अगर नहीं होता तो आनंद तिवारी को मेयर का चुनाव कैसे लड़ाया जाता, उससे पहले पूनम पांडे को सारनाथ का सभासदी कैसे लड़ाया जाता। इससे मतलब आपने जो है वो सबको, मतलब श्रवण बिरादरी के जो पिछड़े हुए हैं उनको आप प्रश्रय दे के काम करवा रहे हैं राजनीतिक से। श्रवण बिरादरी के पिछड़े, जैसे हम सरकार में हैं, सरकार नहीं है, दोनों का अंतर है। हम सरकार में हैं, सरकार नहीं है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। और रही बात पिछड़े, जो श्रवण बिरादरी है उसको ऑलरेडी 10% का आरक्षण मिला हुआ है सरकार की तरफ से। अगर रह गई पार्टी की तरफ से, तो पार्टी की तरफ से अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मिला, मेयर का चुनाव लखनऊ का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ ब्राह्मण लड़ा, 3 ब्राह्मण अभी इसी मेयर के चुनाव में लड़े हैं। तो पार्टी तो यही ना कर सकती है। पार्टी के पास अभी कोनो ऐसा खजाना नहीं है कि पंडित जी हैं इनके अलग से बांट दो।
हैं कोई प्रसादी नहीं ना रख के बैठे हैं बाबू साहब को अलग बांट दो, पंडित जी को अलग बांट दो, कुछ ऐसा तो नहीं होना। लेकिन जिन बिंदुओं पे जैसे पार्टी में अगर मान सम्मान की बात है, कोई कुछ करता है, नित्यानंद पांडे हैं आपके सामने उदाहरण है, आप देखे भी हैं कि मैं चैलेंज करके कह रहा कि अभी तक तो मेरी कोई बात नहीं काटी गई होगी अगर मैं नेताजी से कहा हूँगा। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं होता तो हम कैसे होते। तो ऐसा नहीं है, और ये बात नहीं है कि हमारी पार्टी में हर समाज के लोग हैं, सबका सम्मान है। भाई गणेश चौहान जी लगातार 10 साल यहाँ जिला अध्यक्ष रहे हैं, दूसरे समाज के हैं ना, ऐसा नहीं है। इसको सिरे से मैं खारिज करता हूँ कि पार्टी में सबका सम्मान है, जो जिस लायक है, जो कुछ कर सकता है उसको पूरा प्रश्रय मिलता है। यहाँ खुली छूट है। हम लोग भी पार्टी में आए, हमको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, पूरे प्रदेश भर घुमाया गया, सम्मान मिला, तबे तो हम भी बड़े नेता बने, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। नेताजी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी की तरफ से जनता को? सुभाषपा सरकार की तरफ से नहीं, सुभाषपा की तरफ से। देखिए, मैं सुभाषपा की तरफ से एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी गरीब, मजबूर, मजलूम और किसानों के लिए ही काम करती है। हम लोग हमेशा मंच पे हों या आप लोगों के सामने हों, हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जहाँ जिस क्षण ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष। धन्यवाद आप लोगों को इसके लिए कि आप लोगों ने जो है हमारी बात जनता तक पहुंचाने का आप लोग काम करते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा अभी नित्यानंद पांडे जी को, जो कि सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, और हमारे तीखे सवालों का भी इन्होंने जवाब दिया। जैसा कि अक्सर मित्रों हम लोग के साथ मेल आता है कि ये लोग जो पिछड़े श्रवण हैं उन लोग के लिए काम नहीं करते, लेकिन आज आपके सामने इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और इनसे कवरेज मैंने लिया, क्योंकि ये मैं आपको बता सकूं कि सुभाषपा ऐसी पार्टी नहीं है कि केवल अगर नाम लिख गया तो केवल उसी नाम के पीछे चलती है। आपके सामने प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं जो कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और लेजेंड पर्सनालिटियों में से आते हैं, और इन्होंने बताया भी किस तरीके से इन्होंने मेयर के 4-5 कैंडिडेट को भी उतारा था। तो ऐसी भ्रांतियों पे ध्यान न दें, और जो कि सरकार के साथ जुड़ के ये अच्छा काम कर रहे हैं उस पर सहयोग करें और इनकी पार्टी को जिताने, जहाँ भी चुनाव लड़े जिताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।